नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग, इसकी परीक्षा दिसंबर महीने में होनी है और अब कुछ ही समय शेष है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बड़ी ही शानदार अच्छे से आप अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी आपकी तैयारी, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए लास्ट समय है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, टॉपिक की बात करेंगे उससे पहले कुछ 2 मिनट मैं आपके लेना चाहूँगा। लास्ट समय है, आपको अपनी जो यात्रा है, जो काफ़ी लंबे समय से आप इस यात्रा पे चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इसको उसी ट्रैक पे चलना है। जिस स्पीड से चले आ रहे हैं ना, उसी स्पीड से चलना है आपको। अब इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है। लास्ट समय में तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल उसी रफ्तार से चलते रहे। लास्ट समय बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है और यही वो समय है जब ज़्यादातर अभ्यर्थी भटक जाते हैं। या तो ये सोचते हैं यार ये भी पढ़ लिया अब क्या पढ़ूँ, ये भी पढ़ लिया अब क्या पढ़ूँ। नहीं, जो पढ़ लिया सब पढ़ लिया। अब तो केवल संक्षिप्त करके सबको समराइज करके रिवीजन करें फटाफट। और लास्ट समय में समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं, बाधाएं भी ज़्यादा आती हैं, लास्ट समय में ज़्यादा आती हैं, कई दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जितनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी, जितनी ज़्यादा बाधाएं आएंगी, आपको सफलता मिलने पर उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आनंद आएगा। ये बात तय मानिए। बाधाएं समस्याएं नहीं ना जिनके जीवन में, उनके लिए बाबा रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। क्या खूब लिखते हैं। अभागा बताते हैं उन लोगों को जिनके जीवन में विघ्न नहीं है, बाधाएं नहीं है। यहाँ युद्ध से तात्पर्य विघ्नों से है, बाधाओं से है। उनको अभागा बता रहे हैं। समस्याओं से घबराना नहीं है। लास्ट समय में पढ़ते रहें। तेरे दामन में कांटे बहुत हैं, तेरे दामन में कांटे बहुत हैं, मगर फूल चुनना कहाँ मना है। गमों से लबरेज है भी तो मुस्कुराना कहाँ मना है। आंखें मेरी कहती है तुझसे, पलके झुकाना मना है। माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। दिया जलाना कहाँ मना है। उम्मीद को जगाए रखें, दिए को जलाए रखें, बाधाओं से लड़ते रहें, चिंता ना करें। जिस ट्रैक से आप चलते आ रहे हैं उसी ट्रैक पर चलते रहें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले हमने देखा फ्रांस की क्रांति। इससे पहले 2 वीडियो थे हमारे जिसमें मैंने फ्रांस की क्रांति को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। उससे संबंधित कोई क्वेरी है, देखिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपकी और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी हैं। टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, वहाँ मैं नोट्स PDF के रूप में भेजता हूँ और क्वेश्चन भी करवाएंगे जल्द ही। एक टॉपिक का टेस्ट लेंगे। ठीक है साथियों, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क करें, बात करें, सुझाव दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप ही तो मेरी कमियां बताएंगे, आप ही तो कहेंगे सर ऐसे पढ़ाओ, ये चीज़ समझाओ, ये चीज़ बताओ। मैं कोशिश करूँगा। कंटेंट को मैं पूरे तन मन से अच्छे से कंटेंट को तैयार कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि एक प्रश्न, जैसे अमेरिका की क्रांति पढ़ाऊँ, एक प्रश्न उसमें से आना है, वो यहीं से आ जाए। आपको अफसोस नहीं हो इस बात का कि काश मैं इनके चक्कर में ना आके और कहीं से पढ़ लेता। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। आज का टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, और इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें फैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तथ्य भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, छोटे फैक्ट मिलेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्रमबद्ध रूप से आपको बताऊँ। एक घटना यहाँ, तथ्य वहाँ, तथ्य यहाँ, घटना वहाँ, ऐसे फिर चीज़ें याद नहीं होती हैं। सीक्वेंस से चलेंगे
क्रमबद्ध रूप से चलेंगे आपके आसानी से चीज़ याद हो जाएंगी। एक दो बार रिवाइज करना, अच्छे से याद हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका की क्रांति बोल दो, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बोल दो, बात एक ही है। अब देखिए कहानी शुरू होती है 1453। 1453 में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। अब ये कुस्तुनतुनिया क्या है? ये एक ऐसी जगह है जो यूरोप को एशिया से जोड़ती है। आराम से यूरोपीय लोग व्यापार कर सकते हैं, एशिया के लोग जा सकते हैं उधर। ठीक है, अब इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। यूरोपीय लोग वहाँ से तुर्की से खदेड़ दिए गए, यूरोप की ओर गए। उनका एशिया की तरफ आना मार्ग, उनका जो आने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो चुका है। उनका आना भी आवश्यक है क्योंकि वो मसाले इत्यादि कई सामानों के लिए, मसाले आदि कई सामानों के लिए एशिया पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं। भारत जैसे देश पर मसाला व्यापार के लिए डिपेंड है वो। उनका आना भी आवश्यक है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी के चलते भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। क्या कहा मैंने? भौगोलिक खोजों को। एशिया की खोज के लिए दूसरे रास्ते का प्रयास किया जाने लगा, दूसरा रास्ता खोजा जाने लगा। और इसी क्रम में 1492 में कोलंबस, इटली नागरिक कोलंबस एशिया की खोज के लिए निकलता है, स्पेन की महारानी ईसाबेल के प्रोत्साहन से। क्या कहा मैंने? 1492 में स्पेन की महारानी ईसाबेल के प्रोत्साहन से इटली नागरिक कोलंबस कहाँ गया? अमेरिका पहुँच गया। जाना चाहता था एशिया। अब भारत की खोज में निकला था, पहुँच गया कहाँ? अमेरिका में पहुँच गया। ठीक है, 1499 में अमेरिगो वेस्पुची, क्या नाम है? में एक अन्य नागरिक अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका गया। उसने देखा कि ये तो एक अलग ही दुनिया है, यानी कि ये एशिया नहीं है, भारत नहीं है, ये तो एक अलग ही दुनिया है। और उसने अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया। क्या दिया? नई दुनिया। अमेरिगो वेस्पुची ने इसको नई दुनिया कहा। बाद में जर्मन भूगोलवेताओं ने इस अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रख दिया। किसने? जर्मन भूगोलवेताओं ने, जिसमें एक नाम प्रमुख है वाल्ड सिमुलर। क्या नाम है? वाल्ड सिमुलर। जर्मन भूगोलवेताओं जिसमें एक प्रमुख है वाल्ड सिमुलर, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इसका नाम अमेरिका रख दिया। यहाँ तक की कहानी स्पष्ट है। अमेरिका की खोज कैसे हुई? 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। उसके बाद भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। एशिया की खोज में निकला कोलंबस। कहाँ पहुँचा? 1492 में अमेरिका पहुँचा। बाद में अमेरिगो वेस्पुची पहुँचा। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिका पड़ गया। अब यूरोप से लोग कहाँ गए? अमेरिका में बस गए। अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे यूरोपीय देश, चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, सभी अमेरिका में अपने उपनिवेश, बस्ती, कॉलोनी स्थापित करने लगे। ठीक है, सबसे पहले बस्ती बसाई स्पेन ने। किसने बसाई? स्पेन ने। स्पेन ने 1565 में फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा क्षेत्र में सेंट ऑगस्टिन नामक बस्ती बसाई। इसके बाद में इंग्लैंड ने 1606 या 1607 में वर्जीनिया बस्ती बसाई। कौन सी बस्ती? वर्जीनिया। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वो कुंवारी थी और उसके नाम पर उसका नाम रख दिया वर्जीनिया। ठीक है, इस प्रकार एक के बाद एक नई नई बस्तियां बसती गई। कुल मिलाकर 1750 तक 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके हैं। 1750 तक 13 बस्तियां अमेरिका में बसाई जा चुकी हैं। अब अमेरिका में मूल निवासी अलग हैं, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है, वो अलग हैं। बाकी जो 13 उपनिवेश हैं, यहाँ यूरोपीय लोग हैं।
इन लोगों पर शुरुआत में कोई प्रतिबंध नहीं था, इनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं था। बाद में इंग्लैंड की सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए, अपनी आय के लिए इन पर क्या लगाए, कई प्रकार के कर लगाए, टैक्स लगाए, जिनका इन लोगों ने विरोध किया। इसी को बोलते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। बात समझ में आई क्या? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, समझ में आई क्या? 13 उपनिवेशों में कौन है? वही अंग्रेज हैं, यूरोपीय लोग हैं। इन्होंने अपनी मातृभूमि के जो अंग्रेज हैं, इंग्लैंड के अंग्रेज हैं, उनका विरोध किया। उसको बोलते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका की क्रांति। मूल निवासी अलग हैं, वो तो उनके ऊपर तो बाद तक अत्याचार होता रहेगा, ठीक है। गृह युद्ध होते हैं अमेरिका में बाद में, ठीक है। ये आपको चीज़ को समझना है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब अमेरिका में ये लोग थे कौन, मतलब अमेरिका में ये लोग बसे क्यों? ज़्यादातर इंग्लैंड में क्या हो रहे थे उस समय? धार्मिक युद्ध, धर्म युद्ध चल रहे थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य, ठीक है। लोग परेशान थे, धर्म युद्धों से परेशान थे। उसके अलावा जितने भी कैदी थे, जो कैदी बंद थे, उनको भी यहाँ लाकर बसाया गया, उनको ऑप्शन दिया गया, तो हंसी हंसी यहाँ पे आ गए, खुशी खुशी, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके हैं। अब ये 13 उपनिवेश के लोग इनका जब विरोध करेंगे, इन पर कर लगाएंगे, उसी को बोलेंगे क्रांति। इसके बाद में अब इसके कई कारण होते हैं। अमेरिकी क्रांति, उसके भी कई कारण हैं। 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं भारत में, उसके कई कारण हैं। किसी भी घटना के कई कारण होते हैं, अकस्मात कोई घटित नहीं होती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कई कारण थे। जैसे प्रारंभ में इंग्लैंड के लोगों द्वारा इन उपनिवेशों में, जो 13 उपनिवेश हैं, कितने उपनिवेश हैं? 13। इनके लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नगण्य, न के बराबर हस्तक्षेप है इनके जीवन में शुरुआत में। फिर बाद में वो अचानक कई प्रकार के कर लगाते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो फिर इन्होंने विरोध किया। एक तो ये बात। दूसरी बात है आर्थिक शोषण, दुनिया भर के टैक्स लगाए जिनका इन्होंने विरोध किया, ये तो है। इसके अलावा एक चीज है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध। और ये युद्ध चले थे 1756 से 1763। आपको पता है भारत में कर्नाटक युद्ध हुए थे, उनका समय भी यही है 1756 से 1763। इसी समय में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चले थे। किन के बीच चले थे? देखो सप्तवर्षीय युद्ध क्या थे। देखिए यूरोप महाद्वीप में ऑस्ट्रिया और प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ। अब बीच में पटेलाई करने के लिए कई होते हैं जो टांग लगाते हैं, ऐसे ही प्रसा का पक्ष लेने आ गया इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया का पक्ष लेने आ गया फ्रांस। बाद में प्रसा और ऑस्ट्रिया तो अलग हो गए, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ने लग गए। जिनमें लड़ाई थी वो तो दूर हो गए, और जो बीच में पटेलाई कर रहे थे ना, वो आपस में लड़ने लगे। और ये काफ़ी लंबे समय तक चले, 7 वर्ष तक लगातार ये युद्ध हुए। इस युद्धों से क्या हुआ? इंग्लैंड इसमें जीत गया, लेकिन जो आर्थिक हानि हुई, जो आर्थिक क्षति हुई, उसकी भरपाई करने के लिए इन उपनिवेशों पर कई प्रकार के टैक्स लगाए गए। बात समझ में आई क्या? सप्तवर्षीय युद्धों के कारण जो आर्थिक क्षति हुई, उसकी पूर्ति के लिए इन उपनिवेशों पर कई प्रकार के टैक्स लगाए। अब टैक्स लगाए तो इन्होंने विरोध किया, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। इसके अलावा बौद्धिक वर्ग ने भी जगाने का काम किया। जैसे हम फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक वर्ग पढ़ते हैं, यहाँ पर भी बौद्धिक वर्ग है, जिसमें आपको 2-3 बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। देखिए मैं क्रांति की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कई चीज़ें बता रहा हूँ, इनको आप सुन लें, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लें, ठीक है। तो बौद्धिक वर्ग में कई कॉलेजों की स्थापना हुई। कॉलेज जैसे हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई 1636 में। मैसाचुसेट्स एक उपनिवेश है, उसमें कैम्ब्रिज शहर है, कैम्ब्रिज शहर में एक हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई 1636 में। 1693 में विलियम एंड मेरी कॉलेज की स्थापना हुई, विलियम एंड मेरी कॉलेज की स्थापना हुई। ऐसे कॉलेजों की स्थापना हुई जिससे लोगों में जागृति आई, पहली बार पढ़ने लगे। अच्छा, इसके अलावा फिलोसॉफिकल सोसाइटी, इसको आप लिख लें, फिलोसॉफिकल सोसाइटी। प्रश्न आएगा फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? फिलोसॉफिकल
सोसाइटी। फिलोसॉफिकल सोसाइटी एक विचार केंद्र है और इसकी स्थापना की है बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिलोसॉफिकल सोसाइटी एक विचार केंद्र है जिसकी स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक है थॉमस पेन, नाम तो आपने सुना है, थॉमस पेन। इस थॉमस पेन की एक पुस्तक है कॉमन सेंस। क्या है, देखिए मैं इधर लिख देता हूं। बुद्धिजीवी आदमी है, उदारवादी है, कहता है कि समस्त विश्व मेरा घर है। फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा है। इसकी एक पुस्तक है कॉमन सेंस। क्या है, कॉमन सेंस। इस पुस्तक के माध्यम से भी इसने लोगों को जगाने का काम किया है। कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि एवं तर्क। कॉमन सेंस इस पुस्तक में प्रश्न करता है कि कोई द्वीप यानी कि इंग्लैंड किसी महाद्वीप यानी कि अमेरिका पर कैसे शासन कर सकता है। थॉमस पेन कह रहा है कॉमन सेंस में कोई द्वीप किसी महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता है, लोगों को जगा रहा है। एक ये भी था। तो इस प्रकार कई लोगों ने इनको जगाने का काम किया। एक चीज और महत्वपूर्ण है, गजट समाचार पत्र। गजट समाचार पत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। गजट समाचार पत्र ने भी कई प्रकार के लेख निकाले, कई प्रकार के कार्टून छापे और लोगों को जगाने का काम किया। इसमें आपको गजट समाचार पत्र में इसका एक कार्टून याद रखना है। इसने एक कार्टून बनाया जिसमें एक सांप के 13 टुकड़े थे, एक सांप के 13 टुकड़े जो 13 उपनिवेशों को दर्शा रहे हैं, और उसके नीचे लिखा हुआ है या तो जुड़ जाओ या मर जाओ। गजट समाचार पत्र एक कार्टून निकालता है, सांप के 13 टुकड़े उपनिवेशों को दर्शा रहे हैं, या तो जुड़ जाओ या मर जाओ। तो ये चीज़ें आपको बौद्धिक वर्ग में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखो, सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे उस समय 1763 में प्रधानमंत्री था ग्रीनविले। कौन था, ग्रीनविले। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है ग्रीनविले। 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गए। आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए यहाँ टैक्स लगाया, दुनिया भर के टैक्स लगाया, जिसमें 4 टैक्स महत्वपूर्ण हैं, 4 एक्ट महत्वपूर्ण हैं, उसको आपको याद करना है। तो अगला पॉइंट है अपना ग्रीनविले की कठोर नीतियाँ। ग्रीनविले की कठोर नीतियाँ, ग्रीनविले की कठोर नीतियाँ। यहाँ से आपको एक एक चीज़ समझनी है। जो आर्थिक हानि हुई थी सप्तवर्षीय युद्धों से, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्रीनविले ने उपनिवेशों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए, जिस क्रम में पहला टैक्स है शुगर एक्ट। पहला है शुगर एक्ट, चारों याद रखने, 4 टैक्स महत्वपूर्ण है चारों। शुगर एक्ट, शुगर एक्ट क्या है, शराब उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया। पहला है शुगर एक्ट। शुगर एक्ट क्या है, अमेरिकी उपनिवेशों के शराब उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया। आप शराब नहीं बना सकते, साफ साफ मना कर दिया। दूसरा, शराब आप आयात भी नहीं कर सकते। शराब आप आयात मतलब रम है जो दूसरे देशों से आयात भी नहीं कर सकते। शुगर एक्ट लगाया, लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। देखो शराब का, शराब जब बंद हुई तो बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसके लिए जेम्स पोटिस का एक कथन है, एक व्यक्ति है जेम्स पोटिस। जेम्स पोटिस ये कहता है कि अमेरिकी वासियों ने अपने पूरे जीवन में इतना सोच विचार नहीं किया जितना इस एक्ट के आने के बाद किया। मतलब जीवन में कभी भी इतना सोच विचार नहीं किया, इतना विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ये एक्ट आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। कौन कह रहा है, जेम्स पोटिस, ठीक है। एक तो ये। दूसरा आया आपका करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट, करेंसी एक्ट क्या है, अमेरिकी उपनिवेशों में जो हुंडी या जो कागजी मुद्रा चलती है उसको बंद कर दिया। अमेरिकी उपनिवेशों में जो हुंडी या कागजी मुद्रा चलती है उसको बंद कर दिया, और उसकी जगह केवल और केवल ब्रिटेन की करेंसी का यूज करोगे।
क्या कहा? बोला आपके उपनिवेशों में जो कागजी मुद्रा चलती है इसको बंद किया जाए, ब्रिटेन की करेंसी का उपयोग किया जाए। यह है करेंसी एक्ट। ठीक है, इसके बाद में लगाया स्टाम्प एक्ट। कौन सा एक्ट? स्टाम्प एक्ट। ये क्रम से है, ध्यान रखना और याद भी करना है आपको। स्टाम्प एक्ट, इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। पहली बात तो स्टाम्प एक्ट क्या है इसको समझ लीजिए। अमेरिकी वासी कोई भी, चाहे सरकारी काम हो, गैर सरकारी काम हो, कोई इकरारनामा हो, कोई करारनामा हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप करवा रहे हैं, तो उस कागज़ों पर, उन पत्रों पर आपको 2 पेंस से लेकर 6 पौंड तक का स्टाम्प लगाना पड़ेगा। पहला, ये प्रथम प्रत्यक्ष कर है। इंग्लैंड के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाने वाला पहला प्रत्यक्ष कर है स्टाम्प एक्ट। अमेरिकी वासी जो भी सरकारी या गैर सरकारी जो भी करारनामे हैं, इकरारनामे हैं, उन पर 2 पेन से लेकर 6 पौंड तक का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। इसका लोगों ने तीव्र विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। और इसके विरोध में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात, एक व्यक्ति है जेम्स ओटिस। ध्यान रखना, ये तो पोटिस है, ये ओटिस है। ये तो पोटिस है, ये ओटिस है, ध्यान रखना। इसने एक नारा दिया, जेम्स ओटिस ने एक नारा दिया, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। इसने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बोला हम किस बात का टैक्स देंगे? डायरेक्ट कर है ना, डायरेक्ट टैक्स है, स्टाम्प कर। बोला हम किस बात का टैक्स देंगे? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किसने दिया? जेम्स ओटिस ने। यह आपको याद करना है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसने दिया? जेम्स ओटिस ने। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा, एक व्यक्ति है पैट्रिक हेनरी। कौन है? पैट्रिक हेनरी। इसका एक स्टेटमेंट आपको याद करना है। स्टाम्प एक्ट के विरोध में पैट्रिक हेनरी ने एक वक्तव्य, एक चीज कही थी, वो आपको ध्यान रखना है। या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मौत। या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मौत। कौन कह रहा है? पैट्रिक हेनरी। इसको नोट कर लें, आप दोनों चीज़ों को नोट कर लें। पैट्रिक हेनरी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मौत। कौन कह रहा है? पैट्रिक हेनरी। जेम्स ओटिस ने क्या कहा? मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किसके विरोध में? स्टाम्प एक्ट के विरोध में। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट ये क्या है? ब्रिटिश सेना के रहने का खर्चा, उपनिवेशों में जो ब्रिटिश सेना रह रही है उसका खर्चा उपनिवेश उठाएंगे। कौन सा एक्ट? क्वार्टरिंग एक्ट। ब्रिटिश सेना के रहने का खर्चा उपनिवेश उठाएंगे। इसका लोगों ने तीव्र विरोध किया। ये 4 मुख्य, जो और भी थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। एस के शुगर, करेंसी, स्टाम्प, क्वार्टरिंग। शुगर, करेंसी, स्टाम्प, क्वार्टरिंग, चारों याद करने हैं। स्टाम्प एक्ट के विरोध में दोनों कथन याद करने हैं। पैट्रिक हेनरी, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मौत। जेम्स ओटिस, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये थी ग्रीनविले की कठोर नीतियां, ठीक है। इनका लोगों ने तीव्र विरोध किया, इतने सारे टैक्स लगाए, बहुत ज़्यादा विरोध किया। ट्रेवलियन का तो एक कथन है। ट्रेवलियन एक व्यक्ति है, ट्रेवलियन। इसका तो एक स्टेटमेंट है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया। ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि इसने अमेरिका से आने वाली हर डाक को पढ़ना शुरू कर दिया। ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि इसने अमेरिका से आने वाली हर डाक को, प्रत्येक डाक को पढ़ना शुरू कर दिया। कौन कह रहा है? ट्रेवलियन। मतलब हर चीज़ में टांग लगाने लगा।
वहाँ पे हर प्रकार में हस्तक्षेप कर रहा है, टैक्स लगा रहा है। इसलिए ट्रेवलियन कह रहा है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया। बाद में ग्रीनविले की सरकार का पतन हो गया और इसके बाद में प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के रॉकिंगम। कौन बने? रॉकिंगम। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, ग्रीनविले की सरकार का पतन हो गया। ग्रीनविले की सरकार के बाद में रॉकिंगम प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटेन का। रॉकिंगम ने शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट को हटा दिया, लेकिन साथ में उसने एक घोषणा कर दी जिसको बोलते हैं रॉकिंगम घोषणा। वो भी अमेरिकी क्रांति का कारण है। रॉकिंगम घोषणा क्या है? उसने कहा कि हम स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट हटा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों पर हमें कर लगाने का पूरा अधिकार है। कौन कह रहा है? रॉकिंगम। ये कह रहा है कि हम शुगर एक्ट हटा रहे हैं, स्टाम्प एक्ट हटा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का हमें पूरा अधिकार है। लोगों ने अचंभा किया। इन्हीं के ब्रिटिश संसदों ने, जो और अन्य सांसद थे, उन्होंने अचंभा किया। बोला एक तरफ तो आप टैक्स हटा रहे हो, एक तरफ कह रहे हो पूरा अधिकार है तो फिर लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? तीव्र विरोध हुआ और रॉकिंगम सरकार का पतन हो गया। ये पहला मौका था जब अमेरिकी उपनिवेशों के कारण किसी प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया, सरकार का पतन हो गया। रॉकिंगम बहुत ज़्यादा फजीती हुई, इसकी बेइज्जती हुई। बोले एक तरफ कह रहे कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और दूसरी बात अमेरिकी उपनिवेशों ने भी विरोध किया। बोला क्यों है, आपका अधिकार क्यों है टैक्स लगाने का? इस प्रकार इसकी सरकार का पतन हो गया और इसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं विलियम पिट। कौन बने? विलियम पिट। इसके बाद में प्रधानमंत्री बने विलियम पिट। विलियम पिट का एक वित्त मंत्री है टाउनसेंड। कौन है? टाउनसेंड। इसके बाद में पीएम बना विलियम पिट। इसका एक वित्त मंत्री है टाउनसेंड। ये थोड़ा डेढ़ सियाना है, थोड़ा सा होशियार है। इसने इसको कहा, विलियम पिट को, देखिए अमेरिकी जो लोग हैं ना, जो अमेरिकी लोग हैं वो आंतरिक करों का विरोध करते हैं। आप उनके उपनिवेशों के अंदर जो आप टैक्स लगाते हैं ना, उनका विरोध करते हैं। बोला अच्छा? बोला हाँ। तो बोला क्या करें? बोला इन पर बाह्य कर लगाओ, बाह्य टैक्स लगाओ। बोला ये जो चीज़ें ब्रिटेन से आयात करते हैं ना, उन पर टैक्स लगा दो। कौन कह रहा है? टाउनसेंड। जैसे टाउनसेंड ने विलियम पिट को कहा कि जो अमेरिकी उपनिवेश बाह्य वस्तुएं जो आयात करते हैं ब्रिटेन से, उन पर टैक्स लगा दो। जैसे चाय है, शीशा है, रंग है, कागज है, सिक्का धातु है, इन पर आप इन 5 वस्तुओं पर क्या लगा दो? टैक्स लगा दो, आयात पर टैक्स लगा दो। इसने लगा दिया। इसका तीव्र विरोध हुआ। अमेरिकी उपनिवेशों ने जबरदस्त विरोध किया। ये कह रहा था मतलब विरोध नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया। इस विरोध के चक्कर में एक व्यक्ति है जॉन डिकेंसन। क्या नाम है? इसको आपको ध्यान रखना है, जॉन डिकेंसन। पेंसिल्वेनिया का है। पेंसिल्वेनिया एक उपनिवेश है, वहां का है जॉन डिकेंसन। और इसने एक समाचार पत्र श्रृंखला निकाली। इसने एक पत्र श्रृंखला प्रारंभ की, पेंसिल्वेनिया के किसान के पत्र। इस टाउनसेंड योजना के विरोध में जॉन डिकेंसन ने एक पत्र श्रृंखला जारी की जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया के किसान के पत्र। यह श्रृंखला चालू की जिसमें इसका ज़बरदस्त विरोध किया इन चीज़ों का। ये आपको ध्यान करना है। किसकी है? पेंसिल्वेनिया के किसान के पत्र किसने है? जॉन डिकेंसन। ये भी पेंसिल्वेनिया का है, ये आपको ध्यान रखना है। टाउनसेंड योजना का ज़बरदस्त विरोध हुआ और सबसे ज़्यादा स्थिति हालत ख़राब हो गई बोस्टन नगर में। कहाँ? बोस्टन नगर में। तो यहाँ से आपको एक एक चीज़ याद करनी है। अब है बोस्टन हत्याकांड। देखिए अब यहाँ से चीज़ें क्रम से याद करें। रॉकिंगम घोषणा, टाउनसेंड योजना, और इस टाउनसेंड योजना। अब इस टाउनसेंड योजना के विरोध में
मैसाचुसेट्स जो एक उपनिवेश है अमेरिका का, मैसाचुसेट्स, उसमें एक शहर है बोस्टन। उस बोस्टन शहर में स्थिति ज़्यादा उग्र थी। कौन सा शहर है? बोस्टन। इस बोस्टन नगर में ब्रिटिश सैनिकों ने अमेरिकी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें 5 अमेरिकी नागरिक मारे गए। उस घटना को बोलते हैं बोस्टन हत्याकांड। क्या बोलते हैं? बोस्टन हत्याकांड। अब देखो ये चीज़ें सारी सीक्वेंस याद करनी है आपको। टाउनसेंड योजना का विरोध हो रहा है मैसाचुसेट्स में एक शहर है बोस्टन। बोस्टन में अमेरिकी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, 5 अमेरिकी मारे गए। और ये घटना आपको याद करनी है 5 मार्च 1770। 5 मार्च 1770 को बोस्टन हत्याकांड, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। बोस्टन हत्याकांड, इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि 1770 में ही किनको इस टाउनसेंड योजना को हटाना पड़ा। टाउनसेंड ने जो योजना बनाई थी ना, इसको वापस लेना पड़ा। जो 5 वस्तुओं पर जो बाह्य कर लगाया था उनको हटा दिया, ठीक है। इसके बाद में आती है लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। इसने क्या किया? ये सारे कर हटा दिए, जो टाउनसेंड योजना की जो कर लगे थे उनको हटा दिया, लेकिन एक चीज छोड़ दी, चाय पर सांकेतिक कर। चाय पर सांकेतिक कर। विलियम पिट के बाद में प्रधानमंत्री बने लॉर्ड नॉर्थ। कौन बने? लॉर्ड नॉर्थ। इसने क्या किया? टाउनसेंड योजना के विरोध में जो आंदोलन हुए, बोस्टन हत्याकांड हुआ, इस कारण इसने टाउनसेंड योजना के अंतर्गत जो 5 कर लगाए गए थे, बाह्य कर लगाए, उनको वापस ले लिया। इस योजना को वापस ले लिया, सभी कर हटा दिए, लेकिन इसने चाय पर सांकेतिक कर लगा रहने दिया। अमेरिकी उपनिवेशों ने इसका भी जबरदस्त विरोध किया। बोला नहीं, चाय पर सांकेतिक कर नहीं लगना चाहिए। इसका जबरदस्त विरोध किया। और एक दिन इस बोस्टन बंदरगाह पर, बोस्टन शहर है, यहाँ एक बंदरगाह है बोस्टन बंदरगाह। इस बोस्टन बंदरगाह पर कुछ चाय के जहाज खड़े थे, चाय की पेटियां रखी हुई थी, इसमें जहाज थे। वहाँ क्रांतिकारी चढ़ गए, कुलियों के भेष में क्रांतिकारी वहाँ चढ़ गए। वहाँ रखी हुई पेटियां, चाय की पेटियां, 340 चाय की पेटियां समुद्र में भगा दी, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना। क्या बोलते हैं? बोस्टन टी पार्टी की घटना। महत्वपूर्ण है, याद रखनी है, सीक्वेंस से चलना है, ठीक है। रॉकिंघम घोषणा, टाउनसेंड योजना, उसके बाद में बोस्टन हत्याकांड, 5 मार्च 1770, लॉर्ड नॉर्थ की चाय की नीति, इसके बाद में आएगी बोस्टन टी पार्टी की घटना। देखिए घटना, बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई? 16 दिसंबर 1773। तारीख आपको याद रखनी है, 16 दिसंबर 1773। नेतृत्व किसने किया? सैमुअल एडम्स। 16 दिसंबर 1773 बोस्टन टी पार्टी घटना, नेतृत्व सैमुअल एडम्स। घटना क्या है? 340 पेटियों को जहाज में भगा दिया गया। इसके बाद में ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कुछ दमनकारी नीति अपनाई, जैसे उसने कुछ कदम उठाए, जैसे जब तक चाय का हर्जाना वसूल नहीं होगा बोस्टन बंदरगाह बंद रहेगा। दूसरा, मैसाचुसेट्स की जो असेंबली है उसको भंग कर दी। तीसरा, बोस्टन नगर के घरों में, प्रत्येक घर में तलाशी लेने का अधिकार दे दिया ब्रिटिश सेना को। और इसका ज़बरदस्त विरोध किया। और इसके विरोध में शुरू होता है पहला महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 में 12 उपनिवेश इसमें शामिल हुए। जॉर्जिया इसमें शामिल नहीं हुआ। इसमें ब्रिटेन के साथ व्यापार का बहिष्कार किया गया। दूसरी बात, आंतरिक स्वतंत्रता की मांग की गई। आंतरिक बोला, हमारे आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप मत करो। ये चीज़ें इसमें हुई। पहला महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, बोस्टन टी पार्टी घटना, इसके बाद में होता है पहला महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है, इसके बाद लेक्सिंगटन की घटना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब से माना जाता है, बास्तिल दुर्ग का पतन, ऐसे ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी क्रांति का प्रारंभ लेक्सिंगटन की घटना से माना जाता है। और ये घटना हुई थी 19 अप्रैल 1775। 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन की घटना हुई। क्या हुआ, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड नामक स्थान पर, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सेना ने गोलियां चला दी, जिसमें 7 अमेरिकी नागरिक मारे गए, 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ठीक है, जिसका लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया। इस घटना से अमेरिकी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। एक कथन आपको ध्यान करना है, सैमुअल एडम्स, इसमें जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व सैमुअल एडम्स ही कर रहे थे। और सैमुअल एडम्स का एक स्टेटमेंट है, इस घटना के बाद में कहा था, कितना सुंदर प्रभात है, कितना सुंदर प्रभात है। इस घटना के बाद सैमुअल एडम्स ने कहा था, कितना सुंदर प्रभात है। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम आरंभ माना जाता है, कितना सुंदर प्रभात है। एक व्यक्ति है इमर्सन, क्या है, इमर्सन, इसका स्टेटमेंट है कि लेक्सिंगटन में दागी गई गोलियां, लेक्सिंगटन में दागी गई गोलियों की आवाज़ पूरे विश्व में सुनाई दी थी। कौन कह रहा है, इमर्सन। इस घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ है। सैमुअल एडम्स का स्टेटमेंट कितना सुंदर प्रभात है। इमर्सन का एक स्टेटमेंट है कि लेक्सिंगटन में दागी गई गोलियों की आवाज़ पूरे विश्व को सुनाई दी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। ये घटना घटित हो गई। इसके बाद में द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस सम्मेलन, सेकंड द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। इस घटना के बाद में दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया, 10 मई 1775। 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण बात वहीं हुआ फिलाडेल्फिया में। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मेलन में सभी उपनिवेशों ने कहा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें इन ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला करना होगा और इसके लिए हमें एक सेना का गठन करना होगा। हम सभी उपनिवेशों की एक सेना होनी चाहिए और वाशिंगटन के नेतृत्व में एक सेना का, अमेरिकी उपनिवेशों की सेना का गठन किया गया। किसमें, द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस सम्मेलन में। ठीक है, अब जब सेना का गठन हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने इन उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोही घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ क्या बना ली, सेना बना ली। अब दोनों में क्या होगा, युद्ध होगा। क्या होगा, युद्ध होगा, अमेरिकी सेना में और ब्रिटिश सेना में। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, ध्यान करना है आपको, बोस्टन टी पार्टी की घटना हो गई। बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद में पहला कांग्रेस सम्मेलन, उसके बाद में लेक्सिंगटन की घटना के बाद में द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस सम्मेलन, और इसके बाद में 2 युद्ध लड़े जाएंगे। उसको देखते हैं। द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस सम्मेलन में सेना का गठन हो गया। उसके बाद में 2 युद्ध लड़े गए, एक तो बंकर हिल का युद्ध और एक ब्रांडी वाइन का युद्ध। बंकर हिल का युद्ध, ब्रांडी वाइन का युद्ध, नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा, लिखवा दूंगा चीज़ें। ये युद्ध लड़े गए थे 1775 में। दोनों युद्ध 1775 में, क्रम से याद करना है, पहले बंकर हिल का युद्ध, उसके बाद ब्रांडी वाइन का युद्ध। ये जो सभी घटनाएं ना आपको क्रम से याद करनी है, आपको मैं बता दूंगा अभी। द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस सम्मेलन में सेना का गठन हुआ। सेना का गठन होते ही 2 युद्ध हुए, बंकर हिल का युद्ध, ब्रांडी वाइन का युद्ध। इसमें अमेरिकी सेना हार गई। ठीक है, इसके बाद में हुआ तृतीय महाद्वीप कांग्रेस सम्मेलन। तीसरे महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, तृतीय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी
इसमें कई चीज़ें होंगी। ये दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन का ही एक भाग है, इसमें कई चीज़ें, इसको अलग से पढ़ते हैं अपन। तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है। देखिए, बंकर हिल का युद्ध, ब्रांडीवाइन का युद्ध दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन के बाद में हुआ, और इनके बाद में होता है तीसरा महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। ये हुआ आपका जून 1776 में। कब आयोजित हुआ? जून 1776। इसकी कई बातें आपको ध्यान रखनी है, वो ये हैं, देखो इस महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन के दौरान 2 जुलाई 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्ताव, 2 जुलाई 1776 को रिचर्ड हेनरी ली, ये नाम आपको ध्यान रखना है, रिचर्ड हेनरी ली। 2 जुलाई 1776 को रिचर्ड हेनरी ली के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्ताव लाया गया, जिसका अनुमोदन किया जॉन एडम्स ने। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अनुमोदन, अनुमोदन किसने किया? जॉन एडम्स। प्रस्ताव कौन लेकर आया? रिचर्ड हेनरी ली। अनुमोदन किसने किया? जॉन एडम्स ने, ठीक है। अब देखिए, 2 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्ताव, रिचर्ड हेनरी ली, अनुमोदन जॉन एडम्स। ये चीज़ आपको ध्यान करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं बताऊं आपको, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, अभी सारी चीज़ें याद करनी है आपको। अनुमोदन जॉन एडम्स, ठीक है। इस सम्मेलन में अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्ताव 2 जुलाई को लाया गया, जिस पर 12 उपनिवेशों ने समर्थन दिया। कितने उपनिवेशों ने? 12 उपनिवेशों ने। किसने नहीं दिया? न्यूयॉर्क ने नहीं दिया। न्यूयॉर्क के अलावा 12 उपनिवेशों ने समर्थन किया। इस चीज को समझना है, न्यूयॉर्क के अलावा 12 उपनिवेशों ने समर्थन किया। इसका मतलब 2 जुलाई को ही यह प्रस्ताव पारित हो गया। भाई 13 उपनिवेश है टोटल, 12 उपनिवेशों ने समर्थन कर दिया, यानी कि प्रस्ताव पारित है। यानी कि रिचर्ड हेनरी ली लेके आया, जॉन एडम्स ने अनुमोदन किया, 12 उपनिवेशों ने स्वीकृति दे दी। कुल मिलाकर 2 जुलाई को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जब प्रस्ताव पारित हो गया, तो इस स्वतंत्रता जो प्रस्ताव है, इसके क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं जेफरसन कमेटी। कौन सी बोलते हैं? जेफरसन कमेटी। इसके बाद में जेफरसन कमेटी का गठन किया गया। नाम से पता चल रहा है जेफरसन। जेफरसन इसमें क्या है? अध्यक्ष है। इसमें कितने हैं? 5 सदस्य हैं। कितने हैं? 5 सदस्य। पांच सदस्य। एक तो है, इसके सारे नाम आपको ध्यान करने हैं। एक तो है जेफरसन, एक तो है जेफरसन, एक है फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक है जॉन एडम्स, ठीक है, एक है लिविंगस्टोन, और एक है जेफरसन, फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, लिविंगस्टोन, रॉजर शर्मन। ये 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जेफरसन कमेटी का गठन 5 सदस्य हैं। जेफरसन अध्यक्ष है, फ्रैंकलिन है, जॉन एडम्स है, लिविंगस्टोन है, रॉजर शर्मन है। 5 सदस्य आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिक है जेफरे एलिस। क्या है? जेफरे
एलिस। ये एक शब्द याद कर लो आप, जेफरे एलिस। जे से जेफरसन, फ्रे से फ्रैंकलिन, ए से एडम्स, ली से लिविंगस्टोन, से सरमन। ठीक है, पांचों सदस्य याद कर लो, जेफरे एलिस, जेफरसन, फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, लिविंगस्टोन, रॉजर सरमन। जेफरसन कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इस कमेटी ने 4 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दे दी और जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कब? 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? जेफरसन ने की। किसने की? जेफरसन ने की। कब की? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, ये आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1776। लेकिन अभी अमेरिका स्वतंत्र नहीं हुआ है भाई, उपनिवेशों ने तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया है, ब्रिटेन से तो लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में 2 महत्वपूर्ण युद्ध होंगे, उसके बाद में आपका ये टॉपिक समाप्त है। क्या क्या याद करना है? 2 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित, रिचर्ड हेनरी ली लेके आया, जॉन एडम्स ने अनुमोदन किया, 12 उपनिवेशों ने समर्थन किया, न्यूयॉर्क ने नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जेफरसन कमेटी का गठन किया गया जिसमें 5 सदस्य थे, जेफरे एलिस, जेफरसन, फ्रैंकलिन, एडम्स, लिविंगस्टोन, सरमन। ठीक है, 4 जुलाई को इसने अपनी रिपोर्ट दी। जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद में उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, लेकिन स्वतंत्र हुए थोड़ी ना, उसके लिए उसको ब्रिटेन से युद्ध करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में आपको कुछ युद्ध याद करने हैं। साराटोगा का युद्ध, युद्ध लड़ा गया 1777। साराटोगा का युद्ध, ये युद्ध लड़ा गया 1777 में। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना ने ब्रिटिश सेना के कमांडर बुर्गेयान को हरा दिया। बुर्गेयान को ब्रिटिश सेना के सेनापति बुर्गेयान को जॉर्ज वॉशिंगटन ने हरा दिया इस युद्ध में। और इस युद्ध के बाद में अमेरिकी सेना का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। इस युद्ध से थोड़ा संजीवनी मिली उसको। अब तक जो पहले युद्ध हुए थे उसमें हार रहा था, इस युद्ध में बुर्गेयान को हरा दिया। और इस युद्ध में हराने के बाद में जो अन्य विदेशी जो ताकत थी, फ्रांस है, स्पेन है, हॉलैंड है, उन्होंने भी अमेरिका का साथ देने की हामी भर दी। वो भी अमेरिका के साथ मिल गई। अब इसके बाद में युद्ध हुआ चार्ल्स टाउन का युद्ध। चार्ल्स टाउन का युद्ध ये हुआ 1780 में। 1780 में हुआ, लेकिन इस युद्ध में अमेरिकी सेना हार गई। इस युद्ध में अमेरिकी सेना हार गई। और उसके बाद में युद्ध हुआ यॉर्क टाउन का युद्ध। यॉर्क टाउन का युद्ध 19 अक्टूबर 1781 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साराटोगा में जीत गए, चार्ल्स टाउन में हार गए, लेकिन यॉर्क टाउन के युद्ध में अमेरिकी कमांडर जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रिटिश सेना के सेनापति कॉर्नवालिस को, किसको? कॉर्नवालिस को, वो ही है जो भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे, कॉर्नवालिस, इसको अंतिम रूप से पराजित किया। और इस युद्ध में इसका सहयोग किया था, वाशिंगटन का सहयोग किया था लफायते ने। किसने किया था? लफायते ने। फ्रांसीसी कमांडर है, फ्रांसीसी सेना का सेनानायक है लफायते। लफायते के सहयोग से वाशिंगटन ने कॉर्नवालिस को यॉर्क टाउन के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिया। ये दो साहब, अमेरिकी उपनिवेशों की सेना जीत गई। जैसे ही इनकी जीत की खबर इंग्लैंड पहुंची, कहाँ पहुंची? इंग्लैंड। और उस समय प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। अब तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जो ब्रिटेन से आज़ाद हो पाया था। पहला देश था अमेरिका, जिसने ब्रिटेन की सेना को हराया और उससे स्वतंत्र हो रहा था। तो लॉर्ड नॉर्थ ने कहा, हे ईश्वर, सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे इसकी सूचना लॉर्ड नॉर्थ को पहुंची, उसने कहा कि हे ईश्वर, सब कुछ नष्ट हो गया। पहला देश है जो उससे आज़ाद होने वाला है। तो इस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित किया। इस युद्ध के बाद में पेरिस की संधि हुई और ये संधि हुई 3 सितंबर 1783।
इस युद्ध के बाद में पेरिस की संधि हुई 3 सितंबर 1783 को, जिसके तहत अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया। किसमें? पेरिस की संधि में वैधानिक रूप से अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है। इसके बाद में ये संविधान बनाने का काम करेंगे। 1788 में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो दुनिया का पहला लिखित और सबसे छोटा संविधान है, जो 1789 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 1789 में। ये था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब प्रश्न कहाँ से आएगा मैं बता दूं आपको। महाद्वीपीय, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन से लेकर और यहाँ तक आपके प्रश्न बनने के 99% चांस है। बोस्टन टी पार्टी की घटना, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, लैक्सिंगटन की घटना, द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस सम्मेलन, बंकर हिल का युद्ध, ब्रांडीवाइन का युद्ध, उसके बाद में तीसरा महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, उसके बाद में 2 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता प्रस्ताव लाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा की किसने? जेफरसन ने। उसके बाद में युद्ध हुए, साराटोगा का युद्ध, चार्ल्स टाउन का युद्ध, यॉर्क टाउन का युद्ध। यॉर्क टाउन के युद्ध में अंतिम रूप से हराया, लफायते के सहयोग से कॉर्नवालिस को हराया। ठीक है। और पेरिस की संधि हुई 3 सितंबर 1783 को। वैधानिक रूप से अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। अमेरिका ने संविधान बनाने का काम किया। 1789 में इनका संविधान बनकर लागू हो गया। 88 में बना, 89 में लागू हो गया। ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। डेफिनेटली प्रश्न यहीं से बनने वाला है। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जो भी देखिए, आप मुझे बताते जाएं किस प्रकार से कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे अवश्य बताएं, कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप मुझे बताएं कि सर इस चीज़ पर कुछ चीज़ में सुधार कीजिए, वो मैं करने का प्रयास करूँगा। मेरा पूरा प्रयास है तन मन से मैं आपको अच्छे से चीज़ को समझाऊँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।